स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का डिटेल सिलेबस, उसके साथ उसका डिटेल्ड एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, आरआरबी सीबीटी 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। साथ में हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि डिटेल सिलेबस तो सबको पता है, बट एनालिसिस, अब ये एनालिसिस क्या होता है उसके पहले एक छोटी सी बात जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें पता होना चाहिए डिटेल सिलेबस प्लस उसका डिटेल्ड एनालिसिस। अभी इसमें हम देखें स्टूडेंट्स, इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लास्ट 2018-19 में एग्जाम हुआ था, मींस 2018 में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था एंड उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 22 मई से लेके 2 जून 2019 में सीबीटी 1 का ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 36 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। मतलब अगर हम बात करें 22 मई से 2 जून तक ये जो एग्जाम हुआ है, टोटल 12 डेज ये एग्जाम चला है। ये आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए मैंने आपको प्रोवाइड की है। ईच डे पे 3 बार ये पेपर कंडक्ट हुआ था। मतलब बोल सकते हैं कि 36 शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट हुआ है। स्टूडेंट्स, अब आपको लग रहा होगा कि ये इंफॉर्मेशन हमारे क्या काम की है। नहीं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप ये जानिए कि टोटल 36 टाइम्स ये पेपर हुआ है, मींस 36 शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट हुआ है। क्या आपको लगता है कि हर शिफ्ट में पेपर सेम होगा, मींस क्वेश्चन सेम होंगे? नहीं, क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इन सारे एग्जाम्स में जो 36 शिफ्ट में ये जो पेपर कंडक्ट हुआ है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल मैथ्स एंड रीजनिंग से जो ईच टॉपिक्स हैं वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उससे पूछा गया है ना। सो कभी कभी हो सकता है कि एक शिफ्ट में पर्टिकुलर टॉपिक से 4 क्वेश्चन आए हो और दूसरे शिफ्ट में पर्टिकुलर टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम पूरे 36 शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस अगर करते हैं तो हमें एक आइडिया पता चल जाता है कि पर टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें अभी एट प्रेजेंट जिस हम मंथ में कर रहे हैं, हमें ये पता चल जाएगा कि हमें एटलीस्ट अभी 1-1.5 महीने में जिन टॉपिक से बहुत हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं या ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम पहले ही करके रख लें, है ना। और जिनसे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके उनको सॉल्व करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं जो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स, है ना, हम टॉपिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जिन टॉपिक्स का ज़्यादा वेटेज है या ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम धीरे धीरे रिवीजन करते रहेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ये जो एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जानना ज़रूरी है कि जो 36 शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका डिटेल्ड एनालिसिस हमें पर टॉपिक पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर टॉपिक से पूछे गए। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ आरआरबी सीबीटी 1 एग्जाम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम ये जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई, किसी लोगों को पता नहीं होता है, जो अभी जस्ट डिप्लोमा पास आउट हैं उनको ये जानकारी नहीं होती है कि आरआरबी जेईई का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होता है। तो जो आरआरबी जेईई का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है बेटा, ये 4 स्टेज में होता है। स्टेज 1 होता है आरआरबी सीबीटी 1, जो कि इस बार दिसंबर में होने वाला है ना। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको टेंटेटिव इंफॉर्मेशन, टेंटेटिव डेट प्रोवाइड की थी। इसका भी एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं। तो पहला एग्जाम जो होने वाला है वो सीबीटी 1 होने वाला है। ये जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है ना। सो इसकी तैयारी आपको कर रहे हो अभी आप। तो ये है स्टेज 1। स्टेज 2 जो होता है वो होता है अगेन सीबीटी
टेस्ट होता है, बट ये मेरिट लिस्ट यहाँ से प्रिपेयर होती है। थर्ड होता है स्टेज 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये करा जाता है। फोर्थ स्टेज होती है मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 4 स्टेज में आपका आरआरबी जेई सीबीटी जो आरआरबी जेई का एग्जाम कंडक्ट होता है। डन स्टूडेंट्स, चलिए ये तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बट जो अभी करेंटली डिप्लोमा में है उनको थोड़ी जानकारी नहीं होगी। एक और चीज हम देख लेते हैं, ये भी आपको पता होगा, एग्जाम पैटर्न। जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो CBT 1 है उसमें आप देखें सब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। थोड़ी अपन डिटेल में स्टडी करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, जिसमें 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। 1 मार्क ईच रहेगा, मतलब अपन बोल सकते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/3 रहने वाली है। डन स्टूडेंट्स, चलिए एक बार CBT 2 देख लेते हैं। CBT 2 में अगर आप देखें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, बेसिक्स ऑफ एनवायरो के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, टेक्निकल में जो भी आप ब्रांच से हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, उसके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। मतलब ये जो टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं वो है टोटल 150 क्वेश्चंस, और आपको जो समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 120 मिनट्स। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग अगेन 1/3 रहने वाली है। अभी इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। अब ये वर्चुअल कैलकुलेटर क्या होता है आप समझिए, जो गेट जो भी स्टूडेंट्स ने गेट दिया हुआ है उनको पता होगा, है ना। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शायद जानकारी ना हो, तो आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन करके मार्क्स, जो भी आपके नंबर में जो डिजिट में आंसर आने वाला है उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ये है आपके लिए वर्चुअल कैलकुलेटर जो कि CBT 2 में प्रोवाइड करेंगे। ये मैक्सिमम ये स्टूडेंट्स को पता होगा ये इंफॉर्मेशन। चलिए अब हम एक डिटेल्ड एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। उसके पहले डिटेल्ड सिलेबस की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ये भी आपको पता होगा। आप देख लीजिए अभी जो हमने CBT 1 में सब्जेक्ट्स देखे हैं, मैथ्स, then general intelligence and reasoning, then general awareness, general science, ये चारों सब्जेक्ट जो है ये पूरा आपका CBT 1 का सिलेबस है, जो कि प्योरली नॉन टेक्निकल है। बहुत बार आपको बताया है प्योरली नॉन टेक्निकल CBT 1 में पूछा जाएगा, है ना। इसकी जो प्रिपरेशन है वो हमारे चैनल पे स्टार्ट हो गई है, हमारे रेगुलर बैचेस में भी स्टार्ट हो गई है। फ्री ऑफ कंटेंट आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। जनरल एप्टीट्यूड मींस बोल सकते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस का हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रहा है। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आपको नए वीडियो आने की इंफॉर्मेशन पता चलती जाए। चलिए अब हम डिटेल में स्टूडेंट्स एक बार देख लेते हैं कि एनालिसिस जो मैं आपको बोल रही थी ना, 36 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें टॉपिक वाइज कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका ये एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अकॉर्डिंगली जो भी हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं, मीन्स ज़्यादा क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं, उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स जो आपसे पूछा जाने वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स मैथ्स से के रहने वाले हैं, एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल मैथ्स एंड रीजनिंग जो रहेगा वो 55 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल 55 मार्क्स ये किस में पूछा जाएगा? CBT 1 में पूछा जाएगा। अब अगर हम बात करें मैथ्स में पहले, तो आप देखें जरा, मैं सर्कल करती हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसमें जो स्ट्रैटेजी है वो सुन लीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपने ये जो टॉपिक है वो आज पढ़ लिया, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस
एक साथ ही 15 दिन में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 3-3.5 महीने के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब एग्जाम होगा उसके 15 दिन पहले आप रिवीजन करने बैठेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, जो भी हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए उनको सबसे पहले अभी ख़त्म करिए। मिड ऑफ दी सितंबर तक फिनिश करने की कोशिश करिए। तो उसमें जो भी 2-3 टॉपिक्स आपके जा रहे हैं उनको जल्दी से फिनिश कर लीजिए, उनका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उस समय क्वेश्चंस उनके सॉल्व कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, टिल दिसंबर 2-3 दिन के गैप में उन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो एटलीस्ट आप उन पर्टिकुलर टॉपिक से टच में रहेंगे, है ना, और ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो जो उससे रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने की तुरंत आपको याद आएंगी एंड आप बहुत कम समय में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ इस पैटर्न में आप पढ़ाई करिए। तो आप देख लीजिए नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन अगर हम बात करें तो ये सिंप्लीफिकेशन से, देन परसेंटेज से, टाइम एंड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। देन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये टॉपिक्स तो हमें पहले कवर कर लेने हैं और 3 से 4 दिन के बीच में आपको क्या करना है, इन पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के नए तरीके जान पाएं और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको एकदम से स्विच हो कि हाँ ये ट्रिक हमें लगानी है एंड आप वो पर्टिकुलर ट्रिक को यूज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बहुत कम समय में, क्योंकि 90 मिनट्स मिला है आपको सिर्फ, और सबसे ज़्यादा समय आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में ही लगने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग में आप देखिए सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से पूछा गया है, सीरीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन अपन बात करते हैं डायरेक्शन से, देन नॉन वर्बल रीजनिंग। बहुत से लोग नॉन वर्बल रीजनिंग छोड़ देते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है। आपको ये वाले टॉपिक्स को सबसे पहले कवर कर लेने हैं, है ना, और इनसे बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस। अब बोलोगे क्या मैम लो वेटेज वाले जिनसे कम क्वेश्चंस पूछा गया है उनको नहीं करना है क्या? नहीं, पूरे क्वेश्चंस करने हैं। टॉपिक्स तो आपको पूरा पढ़ना है। क्यों टॉपिक सारे कवर करने हैं? आप खुद सोचिए, 100 नंबर का पेपर है और मैंने आपको बताया था कि सेफ जोन जो है वो जो मतलब कट ऑफ है वो रहने वाला है 75 to 80। तो 55 क्वेश्चंस जो मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं वो इतना इनफ नहीं है। आप सोच रहे हो कि 55 में से 55 नंबर तो आपके आएंगे नहीं, है ना। तो आपको जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, उनमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो भी मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कैसे आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको ऑल ओवर सभी कवर करना है ना। बट सबसे पहले किसको पढ़ना है? सबसे पहले आपको जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको टारगेट करिए, उनको समझिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर के 20 दिन पहले हम उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया मिल गया। अभी इसमें आप 3-4 वाले रेंज वाले नंबर्स भी देख लीजिए, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है। देन उसके बाद अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये वाले क्वेश्चन से इनको भी आपको कवर कर लेने हैं। पहले 4 to 5 वाले क्वेश्चंस रेंज वाले, देन उसके बाद 3 to 4 वाले, ठीक है। तो ये तो हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया एक बार मैथ्स एंड रीजनिंग का फॉर आरआरबी सीबीटी 1 के लिए। अब हम एक बार देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस से भी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, देन उसके बाद करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर एंड मिसलेनियस, है ना। सो इस पूरे पोर्शन से पूछा जाएगा। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये है करंट अफेयर्स, और हमने अपने चैनल पे करंट अफेयर्स का भी जो रिकॉर्डेड सेशंस आपको फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड
प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। आप चैनल पे जाके देखिए, आपको करंट अफेयर्स के भी लेक्चर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। सो ये जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, अब आपको कैसे करना है, पैरेलली जो आपके न्यूमेरिकल मतलब मैथ्स और रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा दिन में समय निकालो। बहुत छोटे छोटे वीडियोस होते हैं हाफ एन आवर के, उनको आप देखना स्टार्ट करिए और उनसे शॉर्ट नोट्स बनाइए अपनी कॉपी में, है ना। ये शॉर्ट नोट्स आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके बनाते जाइए, ये सब काम में आने वाले हैं जब आपका पेपर होगा। पेपर 15-20 डेज पहले आप रिवीजन करोगे तो आप इधर उधर चैनल पे भटकेंगे। ज़्यादा बेस्ट है कि हम पहले ही अपने कॉपी में इनको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में बना के रखें, उनको रिवीजन करके आप पेपर देने जाएंगे, है ना। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि उसी से ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे एंड आपके जो चांसेस है, फेवरेबल चांसेस है कि आप 75 to 80 के बीच में लाइक कर सकते हैं। बट एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अदरवाइज आप ये बुक को परचेस करेंगे, उससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं होगा, आप बुक्स परचेस करते हुए ही रह जाएंगे। ज़्यादा बेस्ट है कि जो अभी आपको कंटेंट मिल रहा है उसको रेफर करके नोट्स बनाना तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल अवेयरनेस। देन अगर हम बात करें जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में आप देख सकते हैं आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, इस सब्जेक्ट्स को देख के थोड़ा सा आपको क्लिक हुआ, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो भी डिप्लोमा वाला स्टूडेंट क्राउड ये वीडियो को देख रहा है, आपको कुछ क्लिक हो रहा है? अभी कुछ महीने पहले ही आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ्स पढ़ा है कहाँ पे पढ़ा है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स? आप लोगों ने अभी डीडी सेट की प्रिपरेशन की थी। डीडी सेट मतलब डिप्लोमा टू डिग्री एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट हुआ था, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा गया था, तो आप लोगों ने तो अभी पढ़ा है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भूल मत जाना, आप लोगों को भी फॉर्म फिल करना है, आप लोग एलिजिबल हैं ये पेपर देने के लिए, और आप लोगों ने अभी 3-4 महीने पहले ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। मतलब जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं ना, उनसे ज़्यादा नॉलेज आपके पास है अभी, क्योंकि 3-4 महीने पहले ही आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। आपको जस्ट रिविजन करना है ना। आपको जो सब्जेक्ट्स आपको उस समय पढ़ाया गया था, उस समय हम लोगों ने भी आपको हेल्प किया था, आपको फ्री ऑफ कंटेंट बहुत सारा प्रोवाइड किया था, लाइव क्लासेस चले थे, वो कंटेंट भी आपके पास आपके कॉपी में नोटेड होगा। अदरवाइज अभी भी आपको वो चैनल पे देखने को मिलने वाला है ये सेम कंटेंट, है ना। उसमें हम एडिशनल और ऐड करने वाले हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन फिजिक्स से पूछा गया है, तो ये आपको मिलने वाला है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि हम तो जस्ट अभी पास आउट हुए हैं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी, नहीं, क्योंकि 10th का ही पूछा गया है ना, जो कि सबने पढ़ा है। तो 10th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने उस समय पढ़ा था, वही आपके सिलेबस में है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। भले ही आपने डिग्री में एडमिशन ले लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बट आपने कुछ दिन पहले पढ़ा तो है, आप कनेक्टेड तो हैं। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स तो 3-4 साल पहले पढ़े हुए थे, है ना। सो ज़्यादा बेहतर है, आप लोग शायद ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस। इस तरीके से हमारा जो पूरा एनालिसिस है CBT 1 का वो कवर कर दिया मैंने। थोड़ा सा हम देख लेते हैं CBT 2 के बारे में भी। आप देखिए जो RRB CBT 2 का जो सिलेबस है ना, वो कुछ ये रहने वाला है। अब बोलोगे अभी से क्यों बता रहे हो मैम? बेटा, जैसे ही CBT 1 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो 3 महीने बाद ही आपका CBT 2 रहने वाला है, और उसका सिलेबस यही रहने वाला है जिसमें टेक्निकल भी पूछा जाएगा 100 क्वेश्चंस। तो आप सोच रहे हो कि मैं अभी सिर्फ CBT 1 की तैयारी करता जाता हूँ और टेक्निकल को नहीं पढ़ता हूँ, नहीं, थोड़ा समय टेक्निकल के लिए निकालना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स के लिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि उस समय मैंने आपको पहले भी बोला है, जब आप 3 महीने CBT 1 और CBT 2 के बीच में जो गैप रहेगा 3 मंथ का, उस समय जस्ट आप रिवीजन कर पाएंगे, तो उस समय आप कोई भी सब्जेक्ट को डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे। तो ज़्यादा बेस्ट है कि जो सब्जेक्ट्स आपके बहुत वीक हैं वो अभी से टाइम निकाल के पढ़ना स्टार्ट करें। इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल की रिक्वायरमेंट लगेगी कि प्रॉपर आप टाइम टेबल मेंटेन करें अपने डे का एंड उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करें।
डन स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैंने CBT 2 का भी आपको एक बार डिटेल सिलेबस बता दिया है कि आपको इससे भी टच में रहना है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको टच में रहना है टेक्निकल एबिलिटीज़, जो भी आपकी ब्रांच है उनके वो सब्जेक्ट्स आप अभी टारगेट कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं या आपको उनमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कभी पढ़े नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीक हैं वो सब्जेक्ट्स, है ना। सो उनको टारगेट करके उनको भी फिनिश कर लीजिए एंड देन जो भी रहने वाला है, अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे, जो कि मैं बोलती ही हूँ ज़रूर हो जाएंगे आप क्वालिफाई, और उस समय आप इन पूरे सब्जेक्ट्स को रिवीजन करिए। डन स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।